Hello and welcome everyone to your YouTube channel that is NEET Niketan. I am hoping कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, बहुत सारे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं साथ में. और आज हम कुछ करने वाले हैं दैट इज़ जो चीज़ें हम कुछ कर चुके हैं वो प्लस कुछ एडिशनल. दैट इज़ हम सबसे पहले जो नई चीज़ करने वाले हैं वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस अलॉन्ग विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हमने पहले नहीं किए और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्लास 11 चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ऑल टुगेदर, राइट, ताकि आपको टेस्टिंग हो जाएगी कि आप जज भी कर पा रहे हो या नहीं कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है. सही है, तो चलो यार लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1. इन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या बोलता है भाई हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? कि साइमल्टेनियसली आप एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, बेसिकली मोमेंटम, राइट, वेलोसिटी और पोजीशन आप साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते हो. सही है, तो हमसे पूछा गया है कि इस इक्वेशन में वे डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन and delta p is the uncertainty in momentum, है ना. It is greater than or equal to h by 4 pi according to Heisenberg's uncertainty principle. तो हमें बताना है, ओहो, डेल्टा p stands for, पहले ही आपको बता दिया बिना ऑप्शंस देखे. चलो यार, uncertainty in energy नहीं यार, uncertainty in velocity no, it's uncertainty in momentum, right? So ऑप्शन नंबर C है यहाँ पे सही जवाब. इज दैट ओके? तो अगर कोई आपसे पूछे यार डेल्टा एक्स क्या है, सो डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. इन व्हाट पोजीशन? के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे मौजूद है. और अगर डेल्टा पी की बात की जाए, सो इट इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. कूल है भाई. मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट. ठीक है भाई, इसीलिए मास तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली क्या वेरी होगा, अगर मोमेंटम चेंज होगा तो क्या चेंज हो रहा होगा? वेलोसिटी. सही है, चल आगे बढ़ते हैं. फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज. अच्छा, सबसे पहली चीज, जब भी हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, राइट. सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब बेसिक पॉइंट. एक्सेप्शंस बीच में क्या क्या है वो तो होंगे. आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, हम बोल सकते हैं इन जनरल, ओके, अलोंग अ पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. और हम क्या बोल सकते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स, सॉरी पीरियड नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स आपको गिवन है, राइट. तो फॉर श्योर यार, जो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी एक पीरियड में होती है वो किसकी होती है? बताओ. नोबल गैसेस की. क्यों? बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी स्टेबल. उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है. तो देखो यार, ये तो पॉइंट गया क्योंकि सब में नियॉन 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 है, सब जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी है सबसे ज़्यादा. ठीक है, तो अगर हम अपने इस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो ट्रेंड क्या आना चाहिए? अगर हम सिंपली एक पीरियड में चलें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट. ये होना चाहिए अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसके हिसाब से चलो तो, बट ऐसा नहीं होता है ना. बीच में कुछ दो एक्सेप्शंस आते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेरिलियम और बोरॉन के बीच में. इनके एटॉमिक नंबर भी लिख लें. दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, sorry, that's just a cross, my bad. Okay, so it's just 10.
तो जब आप बात करोगे बेटा बेरिलियम की, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई, 1s2 2s2, राइट, 1s2 2s2, सही है। और अगर बोरॉन की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p1, राइट, करेक्ट है। तो अब जो ये बोरॉन है ये क्या चाहेगा यार, ये अपने p में से ना बहुत इजीली बोलेगा ले जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन, कोई परेशानी नहीं है ना। बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है रादर देन बेरिलियम, है ना, क्योंकि बेरिलियम इज काइंड ऑफ फिल्ड 1s2 2s2, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से बाहर निकालेगा, सही है। तो पहली एक्सेप्शन तो हो जाती है बेटा ये, तो ज़्यादा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी बेटा, बेरिलियम की होगी, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, सही है। बेरिलियम बोरॉन, बेरिलियम की इसमें कम है, राइट, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी स्टिल देयर, राइट, बेरिलियम की इसमें ज़्यादा है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो नहीं हो सकता, राइट, इट्स ईदर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी जो काइंड ऑफ एक्सेप्शन आती है वो निकल के आती है किसमें, नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो बच्चे वो क्या होगी, 1s2 2s2 2p3, राइट, 1s2 2s2 एंड 2p3, सही है। और ऑक्सीजन की क्या होगी, 2p4 हो जाएगा, राइट, 1s2 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन जल्दी छोड़ देगा, क्यों, क्योंकि फिर वो भी 2p3 बन जाएगा और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड वाले स्टेट पे है, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, राइट। नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सही है। तो नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ये देखो, नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से, बेरिलियम की ज़्यादा है बोरॉन से, ठीक है। इसीलिए देखो कार्बन 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 हर जगह सेम है, लिथियम सेम है, नियॉन सेम है। द एग्जामिनर वांट्स टू चेक कि आपको ये बेरिलियम बोरॉन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला एक्सेप्शन पता है या नहीं पता, ओके। दिस इज एक्चुअली अ PYQ, ओके, ये PYQ वाला क्वेश्चन है भाई, तो दिस इज डन। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स in 4.25 grams of NH3 is approximately, चलो जी देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट डू वी हैव टू गेट, वी हैव टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स। जब हम मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे इतने ग्राम्स में, सही है। लेकिन हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हैज़ 4 एटम्स, राइट, 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो यार यही पॉइंट है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 contains 4 atoms. How many atoms बचे, 4 atoms. How, 1 for nitrogen, 1 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, ठीक है भाई। तो अगर अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गए यार, एक मॉलिक्यूल में इतने एटम है, n मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाइड बाय दिस, सही है, मल्टीप्लाइड बाय 4 बेसिकली। तो चलो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ओवर इट्स मॉलिक्यूलर वेट, सही है। तो चलो यार निकाल लेते हैं, गिवन मास कितना है भाई, 4.25, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3 कितना होगा, 14 प्लस 3, राइट, इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 17, सही है भाई। ये क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, 6 × 10⁻⁴,
23, ओके, सिंपल ही रखते हैं बिकॉज नीड नहीं है, ओके। सो ये आ गए क्या चीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या आ गए बच्चे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है भाई। अब देखो, अगर आप कैलकुलेशन को देखो तो देखो कितनी इजी कैलकुलेशन है। ये देखो 4 1 जा 4 एंड 4 टाइम्स 4.25 इज 17। तो फिर क्या होगा, 4.25 से 4.25 विल गेट कैंसल्ड आउट और आंसर सिर्फ क्या बचेगा, 6 into 10 raised to power 23. So actually this is our answer. तो आपको हमेशा क्या होगा, बहुत अच्छे कैलकुलेशंस गिवन होंगी एज इफ कि दे आर जस्ट गेटिंग कैंसल्ड आउट। मेरा आपको हमेशा सजेशन है, जैसे भी जो पूरी कैलकुलेशन हो ना, फर्स्ट राइट इट डाउन, बिकॉज फॉर श्योर ऐसा हो रहा होगा कि ना वो कैंसिल आउट हो रहा होगा, ठीक है। सो क्लियरली इट्स ऑप्शन नंबर D, right? It's option number D. 6 into 10 raised to power 23 atoms हम कह सकते हैं, right? I think it has no doubt. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 liter of gas at STP weight 1.16 grams. It can possibly be. अच्छा, 1 liter of any gas at STP has how much volume? 22.4 liters of volume, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें बताना है कि 1 लीटर ऑफ गैस की जो मास है वो कितना आ रहा है, उसका वेट 1.16 ग्राम। तो हमें बताना है कि वो गैस कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो देखो यार, 1 लीटर गैस है, 1 लीटर ऑफ एनी गैस, व्हाट कैन आई से, 1 लीटर ऑफ एनी गैस occupies how much volume, occupies 22.4 liters of volume at STP, करेक्ट है, at STP, सही है। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स बचे कैसे निकालती हूँ, at STP number of moles is given volume over molar volume, right? And I know what is the molar volume. Molar volume is 22.4 liters. The given volume, which is like given to me, what is that? It's 1, right? So I can get the number of moles here. So n is equal to 1 over 22.4. ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये वाले मैंने कैसे निकाले नंबर ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, राइट। मैं यही नंबर ऑफ मोल्स बचे कैसे निकाल सकती हूँ, इन टर्म्स ऑफ मास, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, राइट। इसका वेट हमें ऑलरेडी गिवन है 1.16 और मॉलिक्यूलर वेट अगर मुझे पता चल गया देन आई कैन चेक, राइट, आउट ऑफ ऑल दिस विच वन इज मैचिंग विद द मॉलिक्यूलर वेट। तो अब में हमारा आंसर पता चल जाएगा। सो 1.16 ओवर मॉलिक्यूलर वेट। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे m इंटू 1, 22.4 इंटू 1.16, सो दिस विल बी मॉलिक्यूलर वेट विल बी 22.4 इंटू 1.16, सही है। तो जब मुझे लगता है आप कैलकुलेट करोगे it will be around 22.4 into 1.16, around 26 आना चाहिए, राइट, अराउंड 26 आना चाहिए। तो चेक करते हैं इनमें से कौन सी जो हमें ऑप्शंस गिवन है, इनमें से किसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 26 है, राइट। C2H2 12 plus 12 that is 24 and 24 plus 2 is 26. पहला ही ऑप्शन मैच हो गया है, राइट। सो बेसिकली दिस इज 24 plus 2, right, that's 26 which matches with our answer. हमें आगे चेक करने की नीड ही नहीं है। सो द गैस इज C2H2, क्लियर है।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. When atoms are bombarded with alpha particles, only a few in a million suffer deflection. Why? And other passes undeflected. तो ऐसा क्यों हुआ था भाई कि only 1 in 20,000 या 1 in million को deflection मिल रही थी? ऐसा क्यों? Options देखते हैं. The force of repulsion on the moving alpha particle is small. नहीं. The force of attraction on the alpha particle to the oppositely charged electron is very small. No. There is only one nucleus and large number of electrons. No. It was actually because of कि यार alpha particles आ रहे हैं, ठीक है. अब जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है. एक अगर कंपैरिजन बताया जाए, इफ यू कंसिडर अ फुटबॉल ग्राउंड एज अ होल एटम, ठीक है, तो अगर आप उस फुटबॉल ग्राउंड के बीच में जाके एक लेमन रख दोगे, दैट इज द न्यूक्लियस. तो इतना कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है न्यूक्लियस, ठीक है. उसके वजह से जो मतलब रेज थे, जो बिल्कुल मतलब कितने कम चांसेस है कि जो रेज हैं वो सीधा न्यूक्लियस पे जाके हिट करेंगे. तो जो रेज डायरेक्टली न्यूक्लियस को जाके हिट करी थी वो बाउंस बैक कर रही थी. So that is because the nucleus occupies much smaller volume compared to the volume of the atom, है ना. और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो जब अल्फा पार्टिकल्स यानी कि डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स पॉजिटिव चार्ज से जाके टकराया तो वो बाउंस बैक करके, सही है. सो यस, दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं. The ratio of radii of second and first Bohr orbit of hydrogen atom. Okay, very easy question. Radius बचे, Bohr's radius क्या होता है? Rn. It is 0.529 n square by z angstrom, right? n square by z angstrom, right? तो अगर यार आपको रेशियो लेनी है, राइट, R2/R1 की, है ना, तो 0.529 से कैंसिल आउट हो जाएगा. Z इज इक्वल टू 1, राइट. Z इज इक्वल टू 1 क्योंकि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हो. तो सिर्फ बचेगा कौन, N बचेगा, राइट. तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि यार जो रेडियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, राइट. रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट सेकेंड टू फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, राइट. सो आई कैन से दैट R2/R1 का जो रेशियो है इट विल बी इक्वल टू n2 स्क्वायर ओवर n1 स्क्वायर. सही है. तो चलो यार निकाल लेते हैं. n2 दैट इज जस्ट सिंपली 2 स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर, राइट. So it is simply 2 square over 1 square. That is simply 4 over 1, or you can just simply say it's 4, right? It's just simply 4. Correct hai? 2, 4, 3, 5. Which one is the right answer? 4. We have got the answer. Option number B is the right choice. कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो comments में ज़रूर बताएं. आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. Assuming fully decomposed, the volume of CO2 released at STP on heating 9.85 grams of BaCO3 will be. अच्छा चलो, जब आप BaCO3 को डिकम्पोज करोगे, ठीक है, BaCO3, तो बच्चे क्या बनेगा, BaO बेरियम ऑक्साइड प्लस CO2, राइट. इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट. द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. तीनों के एक एक मोल, राइट. अगर एक मोल BaCO3 डिकम्पोज होगा तो एक मोल BaO बनेगा और एक मोल ही CO2 बनेगी, सही है. तो व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ BaCO3? that will be 137 plus carbon is 12 plus 16 into 3, right? So this will come out to be how much? 197, right?
इट इज 197. ओके, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, करेक्ट. सो इट्स नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन वेट 9.85 ओवर इट्स मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट बच्चे इसका कितना है, 197, राइट. अभी हमने देखा हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से जितने मोल्स BaCO3 हम लेंगे उतने ही मोल्स CO2 प्रोड्यूस होगी, राइट. तो अगर हमारे पास इतने मोल्स ऑफ BaCO3 हैं तो यानी कि इतने ही मोल्स जो हैं वो CO2 के भी होंगे यार. कितने, 9.85 ओवर 197 मोल्स. सही है. अब हमें ये चीज़ ना वॉल्यूम में बतानी है, ठीक है. अब नाउ वी आर टॉकिंग एट STP कंडीशन, ठीक है. STP पे क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स. और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, अगर आपको ग्राम्स में निकालना है, मतलब अगर आपको वेट गिवन है, सो हाउ डू यू गेट इट, गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, राइट. अगर आपको गैसेस की वॉल्यूम गिवन है तो आप कैसे निकालते हो, गिवन वॉल्यूम से, गिवन वॉल्यूम को यहाँ पे हम V से डिनोट कर देते हैं, ठीक है. गिवन वॉल्यूम ओवर मोलार वॉल्यूम. मोलार वॉल्यूम क्या होता है भाई, 22.4 लीटर्स, ठीक है. आज क्या जादू हो रहा है हमारे साथ, ठीक है. तो यस, हमें वॉल्यूम निकालनी है इसकी, दैट विल बी V ओवर 22.4, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहने वाले हैं. सही है. तो यहाँ से बच्चे हमारी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, जल्दी से फटाक से कैलकुलेट कर लेते हैं. सो फ्रॉम हियर आवर वॉल्यूम विल बी 9.85 इंटू 22.4, है ना, बस, ओवर 197, ठीक है. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट इट एज 1.12 लीटर्स, 1.12 लीटर्स. सो दिस इज द राइट चॉइस. और देखो भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है. क्लियर है. आज बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में. अ पिकोमीटर इज रिटन एज, बताओ भाई 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर्स. मीटर क्यों बोला, बिकॉज ऑलरेडी ऑप्शंस में लिखा हुआ था. हो सकता है आपको सेंटीमीटर में बताना होता या किसी और यूनिट में बताना होता, बट this question is very easy, right? We know that 1 picometer is 10⁻⁻12 meters. ठीक है. कुछ और important जो ऐसे values हैं, that is 1 femtometer, 1 femtometer, okay, femto होता है बच्चे 10⁻⁻15 मीटर. ओके, तो या देर आर सम इम्पॉर्टेंट वो, ठीक है भाई. सो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाता है, 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर्स. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. अ मोलार सोल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट इन. सो बेसिकली हमसे बात की जा रही है मोलारिटी के बारे में, राइट. हमसे बात की जा रही है किसके बारे में, मोलारिटी के बारे में. एंड हाउ डू वी डिफाइन मोलारिटी. अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन, तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वही क्या कहलाती है, उसकी मोलारिटी कहलाती है. ठीक है. सो यू कैन से दैट नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute in 1 liter solution, what is that, that is called as molarity. सही है. A molar solution is one that contains 1 mole of a solute in, बताओ भाई, 1000 gram of solvent, no. 1 liter of the solvent, no. 1 liter of the solution, yes. This is a previous year, very like long back IIT question. Can you imagine that? Such an easy question
they asked for simply a definition of molarity. ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन. चलो भाई कर लेते हैं. मीथेन क्या होता है बेटा? मीथेन इज CH4. ठीक है, तो पहले तो अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट. गिवन वेट बच्चे इसका कितना है? 16 ग्राम्स गिवन है. और अच्छी बात यह है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है? 16. 12 प्लस 4, राइट? 12 प्लस 4 दैट इज 16 ग्राम्स पर मोल. सही है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना आ गया? 16. तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1. हमें बताने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स बच्चे हम कैसे बताते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके. सो दिस इज सिंपली 1 into Na, 1 into Na, so it is simply Na. And what is the value of Avogadro's number? 6 into 6.022 into 10 raised to power 23. Option number B is the right answer. ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड आर CH2O and 180 grams respectively. What will be the molecular formula of the compound? अच्छा देखो, मैंने आपको लेक्चर में भी एक बात बताई थी कि जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की बात करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, राइट, इट इज सिंपली empirical formula mass multiplied by some factor n, right? Empirical formula mass multiplied by some factor n, right? And the same n is there when we talk about its formula, right? When we talk about its formula. So the empirical formula times n, okay, is the molecular formula. ठीक है भाई, क्लियर है? अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है. हमें गिवन है मॉलिक्यूलर, हमें गिवन है एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है भाई? CH2O. ठीक है, और हमें क्या गिवन है? मॉलिक्यूलर मास गिवन है. तो आप देख रहे हो दोनों चीजें हमें अलग अलग उसकी गिवन है. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास. तो हमें बेसिक किस चीज को निकालने की जरूरत है? दैट इज n. We have to find out the n value, right? तो चलो, the value of molecular mass given to us is 180 grams. I have a idea. आप बेशक 2 मिनट लो, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन. इट्स अ गुड क्वेश्चन. ओके, चलो भाई देखें, अब हम देखते हैं साथ में. हमारे पास अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला है, राइट, और मॉलिक्यूलर मास है, तो व्हाट कैन आई डू? डिड यू डू दैट? डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो यार देखो, आई नो दैट एम्पिरिकल मास मल्टीप्लाइड बाय n, राइट? एम्पिरिकल मास multiplied by the value n, it gives me what? 180. सही है? Is it right? Yes. So 180 over, अगर ये मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है तो मैं यहाँ से इसका एम्पेरिकल मास निकाल सकती हूँ. So that will be 12 plus 2 plus 16, right? So basically it's going to be 14 plus 16. That's how much? It's 30. It's 30, right? So I have got to know the empirical mass. Let's make 30 clear. Okay, it's 30. So I can put this value here, the value of empirical mass, which is 30. So 30 into n is 180, and from here the value of n will be 180 divided by 30. 0 and zeros get cancelled out और n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 6 निकल के आ जाएगी.
अब अगर ये n की वैल्यू 6 निकल के आ गई है तो आई कैन पुट इट इन द, I can multiply empirical formula by 6, right? What was the empirical formula? Empirical formula was CH2O. CH2O. So if I multiply this whole by 6, so this will be C6H12O6. That's glucose, right? C6H12O6. So this is my molecular formula. Here comes the answer. क्लियर है? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही जवाब है. क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं. इफ 40 ग्राम ऑफ CaCO3 is treated with 40 grams of HCl, which of the reactants will act as limiting reagent? अच्छा, जब आप CaCO3 को आप HCl के साथ में रिएक्ट करते हो तो क्या बनेगा बच्चे? CaCl2 बनेगा. CaCl2 बनेगा प्लस H2O प्लस CO2, राइट? प्लस H2O प्लस CO2. सही है. ऑक्सीजन 2 3, मुझे लगता है कि बस इफ यू जस्ट पुट 1 2 हियर, राइट? नाउ इट्स बैलेंस्ड. Correct? Now it is a balanced equation. Let's write it as 2HCl again, okay, properly. 2HCl, okay, 2HCl. Cool है? बिल्कुल सही बात है यार ये. आगे बढ़ते हैं. तो according to this balanced equation, if I have 1 mole of CaCO3, for the complete reaction, I need 2 moles of HCl. For the complete reaction, right? Now let's see how many moles I have. Okay, I have number of moles, बच्चे हम कैसे निकालते हैं? Given weight W over molecular weight, right? Over molecular weight. तो हमारे पास given weight बेटा कितना है? 40 grams. Molecular weight of CaCO3 कितना होता है? It's 100. Don't worry, अगर आपको नहीं पता, वैसे तो यार आपको पता ही है कि calcium is 40, carbon is 12 and oxygen is 16, right? But still this is going to be given in the examination. कोई आपसे नहीं पूछेगा, ये generally हमेशा given होएगा, ठीक है? So it's going to be 40 over how much? 100, right? Now let's come to HCl. For HCl it's going to be 40 over 36.5, ठीक है? So let's do some approximate calculation, okay, in order to get our answer. This is simply 0.4 moles, right? This is simply 0.4 moles. And this is more than 1 mole, right? 36.5, if you divide 40 by 36.5, it is going to be more than 1 point something, right? It's going to be 1 point something, correct? Agreed? अब देखो, जब मेरे पास 2 मोल HCl थे तो एग्जैक्टली मुझे उसके आधे मोल CaCO3 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अगर मैं इसको 1 पॉइंट समथिंग छोड़ के भी सिर्फ 1 लूँ तो एटलीस्ट आई नीड 0.5 मोल्स ऑफ CaCO3 फॉर द कंप्लीशन. इफ इवन आई जस्ट टेक इट एज 1, ऑल्दो आई हैव मोर देन 1 मोल्स, ठीक है? तो आई नीड minimum of 0.5 moles if I take it even as 1. तो CaCO3 is the limiting reagent. क्यों? क्योंकि वो कम मात्रा में प्रेजेंट है. हमें चाहिए उसके 0.5 मोल से भी ज़्यादा, पर हमारे पास कितने हैं? 0.4 मोल्स हैं. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? That CaCO3 is the limiting reagent. CaCO3 is limiting reagent. Okay? Why? Because more than 0.5 moles of CaCO3 needed. ठीक है भाई? So option number A itself is the right answer. 12th का A. सही है? आगे बढ़ते हैं. If an atom has electronic configuration this,
1:2:2, 2p6, 3:3p6, 3d3, 4:2. It will be placed in. चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं. In which group we have to find out? 4, 10, 12, 18, 18 plus 3, 21, 22, 23, right? This is atomic number 23. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 4, 10, 12, 18, 18 plus 3, 21, 21 plus 2, 22, 23, right? It's 23, correct? So the atomic number that we have, atomic number is 23, right? So basically we are talking about vanadium here, and vanadium is present in which group? It is present in the 5th group, right? It is present in the 5th group. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की. The density of 2 molar aqueous solution of NaOH is 1.28 grams per ml. 1 centimeter cube is equal to 1 ml, right? The molality of the solution is, okay? चलो भाई निकाल लेते हैं. तो इसके लिए यार हमारे पास एक फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा गिवन है, बस उसमें जो डेंसिटी है वो आपको हमेशा ग्राम्स पर ml में डालनी है, और ऑलरेडी यहाँ पे डेंसिटी हमें ग्राम्स पर ml में ही गिवन है, राइट? सो इट इज 1 over molality is equal to density over molarity minus molar mass of the solute, let's take it as m2 over 1000. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई क्या चीज़ क्या क्या है. ठीक है, जो स्मॉल m है दैट इज मोलालिटी, जो कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है. इट इज मोलालिटी. ठीक है, अगर बात की जाए कैपिटल M की, इट इज मोलारिटी, जो कि हमको गिवन है दैट द सॉल्यूशन इज 2 मोलर. ओके, इट्स मोलारिटी. D is the density. D is the density in grams per ml. आपको ये वैल्यू ग्राम्स पर ml में डालनी है. What else we have? We have M2. M2 is the molecular weight of solute, जो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? NaOH. और NaOH का molecular weight क्या होता है भाई? It's 40. It's 40. ठीक है, तो चलो भाई सारे वैल्यूज पुट करते हैं और आराम से हमें स्मॉल m की वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट्स सी. 1 over m स्मॉल m मोलालिटी जो हमें फाइंड आउट करना है, इट विल बी इक्वल टू 1.28 ओवर मोलारिटी, दैट्स 2, माइनस molecular weight of the solute, that is 40 over 1000. ठीक है, दिस इज जस्ट अ फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन. लेट्स डू इट. आप यहाँ पे क्या करोगे, LCM ले लेते हैं. से 2 into 1000. ठीक है, सो दिस वैल्यू विल बी 1.28 मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो दैट विल बी 1280, राइट? माइनस this value will be 2 into 40, that's going to be how much? 80, right? It's equal to 1 over molality. So 1280 minus 80 is how much? It is 1200, right? It comes out to be how much? 1200 over 2 into 1000, right? Over 2 into 1000. 0, 0, 0, 0 gets cancelled out. Okay, 2 times 6 is 12, right? So this will be 2 ones are 2, 2 6 are 12. So basically I have got 1 by m, 1 by small m is equal to 6 by 10. अगर मैं दोनों को उल्टा कर दूँ तो यहाँ से I will get m as 10 by 6, right? And 10 by 6 is how much? 1.66666. So it will be, अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट करो 1.67 हम बोल सकते हैं. ऑप्शंस मैच करिए.
1.32 नहीं, 1.20 नहीं, 1.56 नहीं, 1.67 सी, यही निकाला है हमने एग्जैक्टली और अभी देखो, जैसा कि मैं आपको हर बार बोल रही हूँ कि अपनी जो कैलकुलेशन है वो एंड मोमेंट तक मतलब रखो उसको, क्योंकि चीज़ें कैंसिल आउट होंगी. ओके, सो फ्रॉम हियर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस. आगे बात करते हैं. द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज CH2O2. ओके, AFMC का क्वेश्चन है. द प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिड में बी. अच्छा, if I know the empirical formula, okay, empirical formula times a number n, it gives you molecular formula, right? Here this n can be anything, right? इस n की वैल्यू कोई इंटीग्रल वैल्यू आएगी, n may be equal to 1, 2, 3 up to so on. ठीक है, तो जैसे कि CH2O2 है, हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं. इनिशियल कुछ ऑप्शंस आपको मैं दे रही हूँ, अदरवाइज इट कुड बी एनीथिंग. अगर n की वैल्यू 1 है, सो इट्स गोइंग टू बी CH2O2. ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है, सो इट्स गोइंग टू बी C2H4O2. C2H4O4, sorry, C2H4O4. If n is equal to 3, so this will be C3H6O6, right? C3H6O6 ऐसे, and it will go on. तो देखो ऑप्शंस चेक करो, CH2O नहीं हो सकता. ये चेक करें, C2H4O2 लिखा है, नहीं, C2H4O4 सही होगा. इसको सही से भी लिख लेते हैं यार, 4 को. दिस इज O4. ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता यार. CH2O2, ये अरे वाह, पहला ही ऑप्शन. ठीक है, कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है. यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि जो n की वैल्यू है, हियर n इज इक्वल टू 1, जो हमारा आंसर है उसमें. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. C3H6O4 नहीं हो सकता, C3H6O6 होगा. ठीक है भाई, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. Among the following pairs of compounds, the one that illustrates the law of multiple proportions. तो multiple proportions कब पिक्चर में आता है? जब दो एलिमेंट साथ मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने में सक्षम होते हैं, है ना, तब हम देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. अब देखो, जैसे कि तो यहाँ पे बेसिक क्या है, बोथ द एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, द रेशियो इज गोइंग टू बी श्योरली डिफरेंट, है ना, बट बोथ द एलिमेंट्स या elements in the compounds, like in the pair of compounds, must be same. Elements in the pair of compounds, जो भी हमें pairs given है उसमें same होने चाहिए. Elements in the pair of compounds must be same. Okay, must be same, बट द रेशियो इज गोइंग टू बी डिफरेंट. अब देखो, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन अगर देखा जाए, NH3 एंड NCl है ना, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अगले में नाइट्रोजन क्लोरीन, तो ये तो नहीं हो सकता. अगला देखो H2S, एक में हाइड्रोजन सल्फर और एक में सल्फर ऑक्सीजन, तो ये भी नहीं हो सकता. कॉपर ऑक्सीजन मिल गया हमें हमारा सही जवाब, है ना. जो हमको पेयर ऑफ कंपाउंड गिवन है उसमें दोनों में ही जो दोनों कंपाउंड्स गिवन है, दे आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज द राइट चॉइस. CH2 FeSO4 ये भी नहीं हो सकता यार. सही है, आगे बात करते हैं. How much oxygen is required for complete combustion of 560 gram of C2H4? Okay, बता देते हैं यार. C2H4, now this is a question जो हमने पहले भी किया है. C2H4 को आप कंबस्ट कर रहे हो O2, so this will be क्या रिलीज होगा भाई, CO2 plus H2O. जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हो तो क्या बनता है, H2O plus CO2. सही है, तो चलो भाई बैलेंस करें इक्वेशन को. O2 C2H4
उधर 3 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन. ओके, I guess now the equation must be balanced, right? Now the equation is balanced. 4 hydrogen, 4 hydrogen, 6 oxygen, 6 oxygen, balanced. ठीक है? Now this equation is balanced. We have 560 grams of ethene. ठीक है? 560 grams. Okay? According to balanced equation, अगर मेरे पास 1 मोल C2H4 है तो आई नीड उसके तिगुना ऑक्सीजन. ठीक है, अगर मेरे पास 1 मोल C2H4 है तो मुझे 3 मोल्स O2 की रिक्वायरमेंट है. और हमेशा ये जो हम देखेंगे वो हम हमेशा इन टर्म्स ऑफ मोल्स देखेंगे, ग्राम्स में नहीं. तो अगर मुझे ग्राम्स पता है तो मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेती हूँ. इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा भाई इथीन का? 24 plus 4, right? It's going to be how much? 24 plus 4, that's 28 grams per mole. ठीक है? So it's going to be 28, right? 28 times 2 is 56, so it's basically 20 moles, right? So basically N is equal to 20 moles. सही है? अगर 1 मोल को 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए था तो 20 मोल C2H4 को 30 मोल्स ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? 20 इंटू 3, दैट इज 60 मोल्स O2, राइट? अब अगर मुझे ये वैल्यू मोल्स में पता है तो मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लूंगी, इजी. राइट, लेट्स डू दैट अगेन. नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन वेट, मतलब बेसिकली इतने मोल्स का जितना वेट होगा, दैट्स W. लेट्स राइट इट प्रॉपर्ली. इट्स W over molecular weight, right? So W will be number of moles multiplied by molar mass, right? So number of moles कितने निकाले हमने? 60. And molecular weight of oxygen कितना होता है? 32. तो 60 इंटू 32. अभी ये जो वैल्यू आई है दिस इज इन ग्राम्स. दिस इज इन 32 इंटू 6 इज गोइंग टू बी हाउ मच? 32 इंटू 6, इट्स अप्रॉक्सिमेटली आई गेस 1920, राइट? ग्राम्स. ओके, यस. अगर हमें ये किलोग्राम्स में चाहिए सो आई विल मल्टीप्लाई, आई विल डिवाइड इट बाय 1000. So this will become 1.92 kgs. ठीक है भाई? This is our right choice. Option number A. Option number A है सही जवाब. आगे बढ़ते हैं. A compound 80 gram on analysis. A compound जिसका मास क्या है? 80 grams on analysis. Carbon 24 gram. हाइड्रोजन 4 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम. एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, बता दे भाई. अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है कि जो लेट्स टेक द मास ऑफ द कंपाउंड भी 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज में नहीं गिवन. ठीक है, चलो. तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालें तो कितने आ जाएंगे? 24/12. 24/12, दैट इज 2 मोल्स. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालें तो कितने होंगे? गिवन वेट 4 ओवर इट्स मॉलिक्यूलर वेट 2, दैट्स अगेन 2 मोल्स. फॉर ऑक्सीजन इट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 32 ओवर 16. ठीक है, हम एक ही ऑक्सीजन का ही लेके चल रहे हैं अभी. 2, अच्छा इधर हमने लेट्स टेक इट 1 ईयर, है ना, बिकॉज हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के टर्म्स में नहीं दिया हुआ. लेट्स टेक इट 4. ओके, सो दिस विल बी 2 मोल्स, राइट? सो इट्स 242. जब आप इसको स्मॉलेस्ट नंबर से, we have the ratio carbon to hydrogen to these are the number of moles of oxygen, right?
टू ऑक्सीजन, सही है. It is 2:4:2. 2:4:2. Divided by the smallest value obtained like this. So it's going to be 1:2:1, right? So CH2O is the right answer. CH2O. आंसर देखिए क्या कहीं मैच हो रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी CH2O. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. An atom has 26 electrons and its atomic weight is 56. The number of neutrons in the nucleus of the atom will be. अच्छा देखो, अगर हमें atomic weight given है, atomic weight क्या होता है भाई? A से डिनोट करते हैं, and it is simply number of protons plus number of न्यूट्रॉन्स. सही है. तो और अगर हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल है, इफ आई हैव अ न्यूट्रल एटम, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो प्रोटॉन्स यहाँ पे भाई कितने हो गए? 26 प्लस n इज गोइंग टू बी हाउ मच? 56. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भाई कितने निकल गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 56 minus 36. 56 minus 26. I think my throat is not good today. So number of neutrons is simply 30. If you just want to know the formula, it is simply what? जो भी यार एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, जो भी एटॉमिक नंबर होगा जिसको आप Z से डिनोट करते हो, ठीक है, इट इज सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, और अगर आप न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हो, किसकी बात अभी हम कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल एटम की. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड जिसको हम मास नंबर बोलते हैं दैट इज Z, which is our mass number A. My bad. Mass number A. It is number of protons plus number of neutrons. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो बेचारे बहुत हल्के फुल्के से होते हैं. ठीक है, तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता है. बचा क्या? बेचारा न्यूट्रॉन. अगर आपको न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है, सिंपली बच्चे क्या करना है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर A माइनस Z करके देख लो. A क्या होता है? P प्लस N माइनस P. P से P कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ न्यूट्रॉन्स. ठीक है भाई, तो सिंपली मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे. इज इट क्लियर? आई थिंक सो, यस. आगे बढ़ते हैं. Which of the following particles has more electrons than neutrons? अच्छा, कार्बन में तो यार जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, राइट? फ्लोरीन की अगर बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो यानी कि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? अगर Al3 पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. This is electron deficient. This is electron deficient. Okay. Then we have F negative. अच्छा, अगर आप F negative के बारे में बात करो तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, राइट? तो इतने ही इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं F नेगेटिव की. ठीक है, तो यानी कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10, एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है. बट द थिंग इज फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 10 ही होते हैं. ठीक है, तो ये तो इक्वल हो गया, नहीं मैच किया. O-2 ऑक्सीजन के पास 8 इन जनरल. 8 क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्सीजन की अगर बात करें, it will have 8 protons, सही है, and 8 electrons, right?
बट हम बात कर रहे हैं O2 नेगेटिव की, यानी कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स इस बेचारे के पास है 8। तो O2 नेगेटिव के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं इन कंपैरिजन टू न्यूट्रॉन्स। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो है हमारा सही जवाब। क्लियर है? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00051 कितने होंगे बेटा? जो जीरोज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर द डेसिमल जो होते हैं, सिर्फ वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है? सो हियर ओनली 5 and 1, यानी कि देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन एटम डिफर्स फ्रॉम क्लोराइड आयन इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा देखो, देख लेते हैं। क्लोरीन इज Cl एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सपोज अगर इसमें P है तो इसमें भी P ही रहने वाले हैं, है ना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर इसके अंदर न्यूट्रॉन्स N है तो इसके अंदर भी न्यूट्रॉन्स N ही है। सही। पिक्चर आती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, पिक्चर क्या आती है? इलेक्ट्रॉन्स की। इसके पास अगर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Cl नेगेटिव के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दैट इज, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 हो गए। तो ये किस चीज में डिफर कर रहा है? इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं। द de Broglie wavelength of a particle with mass 1 gram and velocity 100 meter per second। अच्छा, de Broglie wavelength लैम्डा d कैसे निकालते हैं भाई? h over momentum, right? h is Planck's constant, p is momentum, right? I can write momentum as multiplication of mass and velocity। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू हमें पता है, हम सब कुछ किस में रखने वाले हैं? SI यूनिट्स में रखेंगे, तभी हमें लैम्डा की वैल्यू SI यूनिट मीटर में मिलेगी। ठीक है, तो h की क्या वैल्यू होने वाली है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ठीक है, मास और वेलोसिटी की बात करते हैं। मास हमें चाहिए होगा kgs में, राइट? अभी जो हमें मास गिवन है वो हमें गिवन है 1 ग्राम, राइट? 1 ग्राम। ओके, ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज करना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, so it just becomes 10⁻⁻3 kgs, right? Then we have velocity। velocity में सब सही गिवन है 100 meters per second। ठीक है, so this is 10⁻² meters per second। सब सही चल रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या करते हैं? चलो वैल्यूज पुट करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। वैल्यू ऑफ h 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स SI यूनिट में है, ओवर मास क्या है भाई? 10⁻³ इंटू 10⁻², दैट्स वेलोसिटी 100। ओके, तो चलो, तो बेसिकली हमारे पास क्या है? सिर्फ हमें 10 के पावर्स को सॉल्व करना है एंड वी विल गेट आवर आंसर। -3 + 2, इट इज बेसिकली पावर -1 इन द डिनोमिनेटर, और ऊपर है 10⁻⁻34, सो -34 -1, सो इट विल बी -34 + 1, यानी कि 10⁻⁻33। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि de Broglie वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? 6.626 इंटू 10⁻⁻33 मीटर्स। जल्दी से मेरे को बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। बताओ भाई, ऑप्शंस देखते हैं। -33, 5, 5, 4, ऑप्शन नंबर A क्लियरली इज द राइट चॉइस। ठीक है,
इज इट ऑल राइट? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. द एनर्जी ऑफ वेवलेंथ 8000 angstrom is E1 and energy of the radiation of wavelength 16,000 angstrom is E2. What is the relation between these two? अच्छा चलो, एनर्जी कैसे निकालते हैं? hc by lambda. So h और c constants है, right? So E1 can be written as hc by lambda 1. हम इसको h न्यू क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ डील करना है, ठीक है. एंड E2 विल बी hc बाय लैम्डा 2. तो देखो hc से hc कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास फाइनली क्या बचेगा? E1 बाय E2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट. लैम्डा 2 की क्या वैल्यू है भाई? 16,000 ओवर 8,000, राइट. लैम्डा 2 इज व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज 16,000 ओवर 8,000, ठीक है. सो 2:1 clearly, okay. So I can say that E1 by E2 is equal to 2 by 1. 2 by 1. So I can say that E1 is equal to twice of E2. Clear है भाई? Very easy, very simple. Options match करते हैं. 6E2, 2E2, हाँ 2E2 ही तो है, B. क्लियर है? देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. Which of the following ions is the largest in size? बताओ भाई. अच्छा, अगर तुम ये सारे एटम्स को देखो, आयंस को देखो, Ca2 पॉजिटिव, इसके पास कितने वो हैं? 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 माइनस 2 18 इलेक्ट्रॉन्स से K पॉजिटिव 19 माइनस 1, राइट, यानी कि अगेन 18 इलेक्ट्रॉन्स. S2 नेगेटिव 16 प्लस 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. एंड Cl नेगेटिव 17 प्लस 1 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कौन से स्पीशीज हैं? These are isoelectronic species, right? Isoelectronic species, right? These are isoelectronic species. और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, बेसिकली जो एनायन है, जो कौन है? एनायन हमेशा अपने पेरेंट साइज से बड़ा होता है. एनायन इज ऑलवेज लार्जर. Anion is always larger than its parent atom. अब ऐसा क्यों? अच्छा, अगर आप बात करते हो सल्फर के बारे में, ठीक है, तो इनिशियली भाई क्या चल रहा था? सल्फर के पास 16 ही, अगर मैं न्यूट्रल सल्फर की बात करूं, ठीक है, उसके पास 16 प्रोटॉन्स थे, 16 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है. न्यूक्लियस अपना मस्त मैनेज कर रहा था सबको, ठीक है. अब जब उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब प्रोटॉन्स तो अभी भी 16 ही हैं, तो 16 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को संभालने की कोशिश तो करेंगे, पर उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो कम हो जाएगा ना. अब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो साइज बड़ा हो जाएगा. तो जब भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको गिवन हो जिसके ऊपर भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो, वो हमेशा बड़ा होगा. यानी कि जो एनायन है जिसपे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है वो बड़ा होगा और जो केटायन है वो छोटा होगा. सो आवर आंसर इज S2 नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी. आगे बढ़ते हैं. Which of the following sets of quantum numbers represent an impossible arrangement? इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है, ठीक है.
आपको पहले बता देते हैं भाई कैसे देखना है, वैसे तो आपको पता है ना, हमें पिछले लेक्चर्स में भी किया है n, ठीक है। देन वी हैव द वैल्यू ऑफ l, राइट। l की वैल्यू वेरी कर सकती है 0 to n-1, ठीक है। और m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, -l to +l। और स्पिन की वैल्यू +1/2 और -1/2। तो सबसे पहली चीज़ क्या बोली थी कि आपको स्पिन चेक करना है, अगर +1/2 या -1/2 के अलावा कुछ और है तो वो गलत है। तो यहाँ तो सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है कि अगर n और l की वैल्यू सेम है तो वो भी इम्पॉसिबल अरेंजमेंट है। 3 2 4 0 3 2 5 3, ओके। यहाँ पे भी भाई सब ठीक लग रहा है हमें, है ना। n-1 से कम ही है ना, इससे छोटी ही वैल्यू है, तो चक्कर अब सिर्फ l और m का बचता है ना। अब हमें बस क्या चेक करना है, जो भी वैल्यू m की है उससे ऊपर वैल्यू नहीं होनी चाहिए, साइन कुछ भी चलेगा, है ना। 2 -2, ठीक है। 0 0 2 -3, ये देखो पकड़ा गया ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इम्पॉसिबल अरेंजमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो -2 से +2 ही रह सकती है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडाई अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, देखो फिर से वही आ गया। तो यानी कि फिर से अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो एनायन है, यहाँ पे भाई पॉइंट नोट कर लो, एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। अभी आपको रीजन बताया पिछले क्वेश्चन में, क्या है बेटा रीजन कि मैम अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। सो एन आयन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। एंड सिमिलरली केटायन की अगर बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। एन आयन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। और दूसरा हमें क्या पता है, cation is always smaller. We can say that cation is always smaller than its parent atom, okay? Than its parent atom. ठीक है भाई। तो जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वो ज़्यादा बड़ा होगा। मुझे लगता है आपने सॉल्व भी कर लिया होगा इतने। जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है वो है S2 नेगेटिव, तो S2 नेगेटिव सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो देखो S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, ठीक है भाई। कैल्शियम 2 पॉजिटिव के पास में क्या हो रहा है, इसके पास 20 प्रोटॉन्स हैं लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ज़्यादा प्रोटॉन्स की पकड़ अच्छे से होगी ना कम इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वो और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा एंड हेंस साइज विल डिक्रीज। तो इसीलिए Ca2 पॉजिटिव इनमें से सबसे छोटा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा जी, ठीक है जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यार देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 में कितने, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 contains 2 electrons, right? Contains 2 electrons, सही है। तो अगर मैं फाइंड आउट कर लूं एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, पहले तो इफ आई हैव 1 मोल, राइट, if I multiply it by Avogadro number, so I will have any number of molecules, right? I will have any molecules. Clear है? एक मॉलिक्यूल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो सिंपली 6 into 10 raised to power 23, that is any number of molecules and multiplied by 2.
So it's simply going to be 12 into 10 raised to power 23 electrons. ठीक है, 6 into 10 raised to power 23, 12 into 10 raised to power 23, 3 into 10 raised to power 23. Answer is in front of you, which is option number B. Okay, these are so many electrons. Cool. आगे बढ़ते हैं. The first ionization potentials of beryllium and boron respectively. हमें कुछ values given है. अब ऐसे questions में क्या होता है ना, suddenly बच्चा panic कर जाता है कि मैम अरे हमें तो बेरिलियम और बोरॉन की आयनाइजेशन पोटेंशियल्स याद नहीं है मैम, वी डोंट नो द वैल्यू, वी कांट डू दिस. यू डोंट नीड टू नो द वैल्यूज. बेरिलियम और बोरॉन गिवन है बच्चे. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4, राइट. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2. ठीक है भाई. बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है मैम? 5. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p1, राइट. कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा? बोरॉन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा ना. जबकि बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो आपको लगेगा कि बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए, बट ज़्यादा होती है किसकी? बेरिलियम की. क्यों? क्योंकि 1s2 2s2 वो बेचारा अपना पूरा लेके बैठा है ना, अपने s में, 1 में भी 2 में भी, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से देगा. तो यानी कि बेरिलियम के लिए जो भी वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और बोरॉन के लिए कम होगी. तो जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए? पहली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू कम होनी चाहिए. 9.32 9.32 इक्वल है? नहीं हो सकता. 8.29 9.32 नहीं हो सकता. 9.32 8.29 हो सकता है. आप देखो क्या कोई ऐसा एक और ऑप्शन है जिसमें पहली वैल्यू बड़ी हो और दूसरी वैल्यू छोटी हो? ऐसा कुछ है ही नहीं. ये क्या है? इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज है. दैट्स हाउ वी हैव गॉट द आंसर. ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन. ये द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH इज, कैसे निकालते हैं? मास ऑफ ऑक्सीजन, mass of oxygen, mass of compound, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो 100 से. ठीक है. मास ऑफ ऑक्सीजन बेटा कितना होता है? 16. मास ऑफ कंपाउंड NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट्स 40 मल्टीप्लाई बाय 100. कितना परसेंटेज आ गया रे बाल को? 16. 0 से 0 कैंसिल आउट. 4 4s are 16. 4 into 10 that's 40%. 40%. 40%. ऑप्शन नंबर ए. हम जीत गए. Yes. So we have done all the 30 questions. I'll see you in the next session. Till then, bye bye and all the best.